अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे वियना फरौन की बुक ओरिजिन्स ऑफ यू के बारे में। ये एक ऐसी किताब है जो आपको खुद को जानने के सफर में ले जाती है। ये आपको आपके असली ख्यालों को खुलकर सामने लाने और आपके दिल के जख्मों को ठीक करने की प्रोसेस में मदद करती है। ये किताब पावरफुल इंसाइट्स और अमली टूल्स के साथ एक कीमती जरिया है जो आपको आपकी गुजरी हुई जिंदगी को कबूल करने, अपनी खुशहाली का ख्याल रखने और मीनिंगफुल कनेक्शंस को फैलाने में आपको ताकत देती है। वियना फरौन एक मशहूर थेरेपिस्ट और रिश्तों की एक्सपर्ट है, जिन्हें अपनी मदद से अफराद और जोड़ों के जख्मों को ठीक करना और सेहतमंद राब्तों को फैलाया है। माइंडफुल मैरिज एंड फैमिली थेरेपी के साथ फाउंडर के तौर पर उन्होंने अपनी जिंदगी को दूसरों के रिलेशनशिप और भरपूर जिंदगी को करार देने की तरफ वक्फ किया है। इसमें हम बात करेंगे व्हाट इज इट फॉर मी, अनकवर योर पास्ट एंड हील योर वाउंड्स के बारे में। क्या कभी आपने खुद को पुराने पैटर्न से या अपनी गुजरी हुई जिंदगी के जख्मों से निकालने की कोशिश की है, या कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके फैसले ज्यादातर दूसरों को खुश रखने के लिए होते हैं और आपकी असली ख्वाहिशात इसमें कहीं नजर नहीं आती। ये आम बात नहीं है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि आप अवेयरनेस यानी आगाही, खुद से हमदर्दी, सेल्फ कंपैशन और डेडिकेशन से आप अपनी जिंदगी में मुस्तकिल और मस्बत तब्दीलियों को ला सकते। इस किताब में आप सेहतमंद हदों को तय करना और अपनी असली ख्वाहिशात के मुताबिक फैसले लेने की ताकत के बारे में सीखेंगे। आप खुद के जख्मों को ठीक करते हुए मुश्किलात का सामना करना और इस प्रोसेस में सेल्फ लव यानी अपने आप से मोहब्बत करने की अहमियत भी जानेंगे। और ये अहम आदात को समझकर और इनको अमल में लाते हुए आप स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बना सकते हैं, शख्सियत की तरबियत कर सकते हैं और आखिर में एक भरपूर जिंदगी जी सकते हैं। जिंदगी में हम जब सफ़र करते हैं तो हमें अक्सर ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जो हमें ये समझने पर मजबूर करती हैं कि खुद को और अपनी गुजरी हुई जिंदगी को समझना कितना ज़रूरी है। हकीकत में सेहत और अफजाइश के लिए अपनी रूट्स को जानना और अपनी ज़िंदगी के गहरे पहलुओं को दरियाफ्त करना बहुत ज़रूरी है। अपनी फैमिली के सिस्टम और ज़िंदगी में रखे गए जख्मों को देखने से हम अपनी असली और खुश ज़िंदगी को खोजने की मंजिल की तरफ सफ़र शुरू कर सकते हैं। हमारी असल कहानियाँ और हमारे ख़ानदानों से जुड़े जख्म जो मुस्तकिल तब्दीली के लिए ज़रूरी हैं। हमारे पास खुद अपने फैमिली सिस्टम्स हैं जो हमारे अकीदों, अक़दार और शनाख्त की बुनियाद बनते हैं। ये हमें मोहब्बत, तसादुम और राब्ते के बारे में सिखाते हैं और हमारी ज़िंदगी में दूसरों से मुलाकात के तरीके को मुतासिर करते हैं। असल कहानियाँ सिर्फ ख़ानदान से ही शुरू नहीं होती, इन्हें सोसाइटी, मीडिया, मज़हब और हमारे गुजरे हुए ताल्लुकात से भी हासिल किया जा सकता है। चलिए हम ख़ानदान की तरफ रुख करते हैं, जहां हमारे इमोशनल लर्निंग की शुरुआत होती है। अब सवाल यह है कि आप अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी को कैसे दरियाफ्त कर सकते हैं। अब वक्त आ गया है कि हमारे बचपन और तरबियत के बारे में कुछ अहम सवालों के जवाब देना शुरू करें। जैसा कि आपके बचपन में कौन था और आपकी ज़िंदगी में जो बड़े आदमी थे, उनके तर्ज अमल के बारे में क्या ख्याल है। आप माँ बाप और दूसरे अफराद के बारे में सोचें, उनके किरदार का जायज़ा लें और ये भी बयान करें कि उन्होंने आपकी ज़िंदगियों पर क्या असरात मुरतब किए। ज़िंदगी में जब हम मुश्किलात से गुजरने लगते हैं तो हमें अपने आप को समझना और अपने गुजरे हुए वाक़यात को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इन सवालों के जवाब देने के दौरान खुद को खोल कर रखिए। खुशी और दुख भरी यादें दोनों को एग्जामिन करना जरूरी है। आपको अपने ओरिजिन वाउंड्स यानी गुजरे हुए नाजायज इमोशनल ट्रॉमास को एक्नॉलेज करना होगा। जैसा कि हमारे जिस्म के बाहर के जख्म होते हैं, वैसे ही हमारे अंदर के जख्म भी होते हैं जो कि ठीक तरह से हील नहीं हुए होते। एक चीज जो आप अपनी मदद कर सकते हैं वो ये है कि आप एक डायरी शुरू कर दें और अपने गुजरे हुए वाकयात के बारे में लिखना शुरू करें। पास्ट और प्रेजेंट के एक्सपीरियंस वैल्यूएबल रिसोर्सेज बन सकती हैं। इस तरह से आप अपने पास से जुड़ी हुई चीज़ों को जानने के बाद आप अपने आप को और भी बेहतर तरीके से समझने लगेंगे। जब आप अपने पास्ट को सही तरह से समझेंगे तो ये आपके लिए आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा खुशी और सेटिस्फेक्शन पाने में आपकी मदद करेगा। जब तक हम अपने ओरिजिन वाउंड्स को
समझना और हील करना नहीं शुरू करेंगे, हम अपनी इमोशनल ग्रोथ में रुकावट का सामना करते रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा के लिए स्टक रहना है। हम अपने पास्ट के साथ सही तरीके से डील कर सकते हैं और एक खुशहाल और बेहतरीन रिश्ता खुद के साथ बना सकते हैं। अपने ओरिजिन वाउंड्स को हील करने के लिए हमें अपने पास्ट के साथ खुलकर डील करना होगा। हम अपने पास्ट में किए गए डिसीजंस और एक्सपीरियंसेस को एनालाइज करेंगे और उनसे सीखेंगे। हम इस तरह से अपने पास्ट से अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए वैल्यूएबल इनसाइट्स भी गेन कर सकते हैं। इमोशनल हीलिंग एक जर्नी है, लेकिन याद रखिए कि इसे स्टार्ट करने के लिए कभी भी लेट ना करें। अपने पास्ट में जाएं, उन वाउंड्स को रिवील करें और जर्नी को स्टार्ट करें एक हैप्पियर और हेल्दी लाइफ के लिए। अब हम बात करते हैं जिंदगी की कुछ ऐसी सिचुएशंस के बारे में जिनसे हम अपनी सेल्फ वैल्यू पे शक करते हैं। ये डाउट्स हमारे अपब्रिंगिंग और अर्ली एक्सपीरियंसेस से शुरू होते हैं, जैसा कि किसी के पेरेंट्स मौजूद ना हो। जब एक पेरेंट अपने बच्चे के साथ मुस्तकिल नहीं होता तो ये काफी कंफ्यूजिंग और पेनफुल हो सकता है। सोचिए कि कुछ दिन पेरेंट्स बच्चे के होमवर्क में उसकी हेल्प कर रहे हैं, उसके साथ स्पोर्ट्स और गेम्स प्ले कर रहे हैं, और अगले दिन ही वो बच्चे से नाराज हो जाते हैं और क्रिटिसिज्म करने लग जाते हैं। या फिर पेरेंट का रिएक्शन अनप्रेडिक्टेबल हो जाए और बच्चों को पता ना चले कि वो उसकी तारीफ कर रहे हैं या उसको सजा दे रहे हैं। ये इनकंसिस्टेंसी एक इंडिविजुअल के लिए उसके पेरेंट्स की तरफ से काबिले कदर या इम्पोर्टेंट फील ना होने के लिए उसे गैर यकीनी कर देती है। अब दूसरे तरीकों से भी पेरेंट्स अनअवेलेबल हो सकते हैं। कभी कभी वो वर्क, मेंटल हेल्थ चैलेंजेस या फिर नई फैमिली शुरू करने की वजह से फिजिकली या इमोशनली एब्सेंट हो सकते हैं। एक एब्सेंट पेरेंट बच्चे को उसकी वैल्यू को क्वेश्चन करने पे मजबूर कर सकता है, क्योंकि मान लीजिए बच्चे चीज़ों को अक्सर पर्सनल लेवल पे लेते हैं और सिचुएशन को फुली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। ये हमारी सेल्फ वर्थ और मेंटल हेल्थ पे काफ़ी असरअंदाज हो सकता है। हमें अपनी सराउंडिंग्स का एहसास होना ज़रूरी, और अगर हमें किसी सिचुएशन या पर्सन के साथ डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है तो हमें उस सिचुएशन से निकलना ज़रूरी है। इसके लिए हम थेरेपी, काउंसलिंग या फिर ट्रस्टेड फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स से हेल्प ले सकते हैं। याद रखिए कि आपकी वर्थ किसी भी सिचुएशन की बेसिस पे तय नहीं होती। आप अपनी खुद की कदर करने के हकदार हैं। अब हम बात करते हैं वेरोनिका की कहानी के बारे में। उसकी मां का बगैर किसी वजह की फैमिली से चले जाना, जिसकी वजह से वेरोनिका ने अपने आप को बिल्कुल अनवर्दी महसूस करवाया। इस एक्सपीरियंस ने उसमें वर्दीनेस बाउंड क्रिएट किया, जिसका असर उसकी पूरी जिंदगी तक रहा। जब वेरोनिका बड़ी हो गई तो वो मुस्तकिल तौर पर अपने पार्टनर्स को ब्लेम करती थी कि वो उसकी केयर नहीं करते या फिर उससे प्यार नहीं करते। उसके लिए ये ज़रूरी था कि वो अपनी विक्टिम मेंटेलिटी से शिफ्ट करे और इस सिचुएशन में खुद के रोल को समझे। जब वेरोनिका अपने इन्वॉन्ट्स को गहराई से एक्सप्लोर करने लगी तो उसको ये समझने में मदद मिली कि वो लोगों को खुद से दूर कर रही है। वो उन लोगों के लिए एक एंडलेस लिस्ट ऑफ डिमांड्स बनाती थी, और अगर उसकी ये डिमांड्स पूरी नहीं होती थी तो वो अपसेट हो जाती थी। वेरोनिका और इस जैसे बहुत से लोग लव, अटेंशन और सेफ्टी के लिए अनकंडीशनली वर्दी हैं, लेकिन ये नहीं कि आप कुछ भी करें और ये एक्सपेक्ट करें कि आपके रिलेशनशिप परवरिश पाएंगे। तो वेरोनिका ने अपनी कुछ बाउंड्रीज सेट की, गाइडलाइंस एस्टेब्लिश की और अपने पार्टनर्स को टेस्ट करना बंद किया। उसने अपनी खुद की वर्दीनेस में बिलीव करना शुरू किया और अपने बिहेवियर को चेंज करने के लिए हार्ड वर्क किया। इससे वेरोनिका के रिलेशनशिप्स और उसके साथ के डायनामिक्स में बहुत ज़्यादा चेंज आया, और ये हमें भी यही समझाता है कि हम अपने वर्दीनेस बाउंड्स पर काम कर सकते हैं और अपने बिहेवियर को चेंज करके अपने रिलेशनशिप्स को हेल्दी और भरपूर बना सकते हैं। अब देखते हैं ओरिजिन हीलिंग प्रैक्टिस के बारे में, जिसे वेरोनिका ने अपनी वर्दीनेस बाउंड्स से हल किया। इस प्रैक्टिस को हम सब अपनी हीलिंग जर्नी में यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें 4 एसेंशियल स्टेप्स हैं, जिसमें पहला है नेमिंग द वाउंड। नेमिंग योर वाउंड पहला बोल्ड स्टेप है, जिसमें बहुत ज्यादा बहादुरी की जरूरत है। ये पास्ट एक्सपीरियंसेस के इम्पैक्ट के बारे में हमें ऑनेस्ट होना होता है। अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को बिल्कुल खुलकर सामने रखना होता है। इसके बाद आता है विटनेसिंग। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसमें कोई दूसरा पर्सन या आप खुद
अपनी पेन को ट्रूली देखना होता है, सुनना होता है और उसको एक्नॉलेज करना होता है। तीसरा हमारा स्टेप है ग्रीविंग के बारे में। अपने इमोशंस को फील करना और उनको प्रोसेस करने के लिए खुद को स्पेस देना जरूरी। आप इसमें अवॉइड नहीं कर सकते और ना ही इसे डिनाई कर सकते हैं। आपको अपने एहसासात को फील करने की जरूरत है। और फाइनली बात करते हैं पिवटिंग के बारे में। ये एक फिक्स्ड नुक्ता है जो किसी चीज की हिमायत करता है, जो मोड़ या तवाजुन रखता है, या एक शख्स या चीज जिस पर कुछ और मुनहसिर है। ये सब अनहेल्दी पैटर्न से ब्रेक फ्री होना और डायरेक्शन चेंज करने के बारे में। ये एक रिकमिटमेंट है खुद के लिए, और ये तब ही पॉसिबल है जब विटनेसिंग और ग्रीविंग हो चुके होते हैं। अगर आप अपनी वाउंड्स से स्ट्रगल कर रहे हैं तो याद रखिए कि हीलिंग पॉसिबल है। चाहे आप जिंदगी के किसी भी स्टेज पर हों, ओरिजिन हीलिंग प्रैक्टिस को जरूर करें। अपनी स्टोरी में बहुत डीप डाइव करें और फ्रीडम की तरफ पहला स्टेप उठाएं, क्योंकि आप इसे डिजर्व करते हैं। अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट की पावर के बारे में। एक दूसरे को सच में अंडरस्टैंड करना और खुद भी अंडरस्टैंड होना। हम सब अपने रिलेशनशिप्स में इन्हीं मोमेंट्स को चाहते हैं और बिलीव इट, और आप यकीन करें कि ये मोमेंट्स कॉन्फ्लिक्ट में भी अचीव हो सकते हैं। क्या है कि हम कैसे कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट इंगेज करें और अपने और दूसरों के दरमियान गैप को खत्म करें। सबसे पहले बात करें कि एक दूसरे को देखना, सुनना और अंडरस्टैंड करना और फील करना कितना जरूरी। हम सबको इस डीप अंडरस्टैंडिंग की क्रेविंग होती है, और जब ये ना हो तो कॉन्फ्लिक्ट इजीली अराइज हो सकता है। ये अक्सर मार्क और ट्राई के केस में होता था। उनके रिलेशनशिप्स में दोनों ट्रस्ट इशू से सफर कर रहे थे और असल मसला तो उनकी मनी डिस्कशन से शुरू हुआ। And Mark ended up stonewalling Troy. Stonewalling का मतलब है कि कोई अपनी इन्वॉल्वमेंट को कम करता है और कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए विड्रॉ हो जाता है। इसी तरह मार्क भी कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए ट्रॉय के साथ अपनी इन्वॉल्वमेंट को कम कर लेता है। जब इन्वॉल्वमेंट कम होती है तो इससे दूसरे पर्सन को फ्रस्ट्रेटिंग, डिस्टेबलाइजिंग, गैर मुस्तहकम फील होता है। लेकिन इसमें हम क्या करें? सबसे पहले हमें एक सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए जहां हम अपनी फीलिंग्स को आज़ादाना एक्सप्रेस कर सकें। हम अपनी बाउंड्रीज को डिफाइन करें और अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम्युनिकेट करें। दोनों पार्टनर्स को अपने पर्सपेक्टिव को रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है, और एम्पैथी, हमदर्दी और एक्टिव लिसनिंग से इंगेज होना है। इसके साथ साथ हमें अपने ट्रिगर्स और पैटर्न्स को भी आइडेंटिफाई करना है। हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और अपने थॉट्स और रिएक्शंस को चैलेंज करने के लिए ओपन माइंडेड होना चाहिए। हम अपनी लैंग्वेज को भी देख सकते हैं। हमें एग्रेसिव लैंग्वेज को यूज नहीं करना चाहिए और ब्लेमिंग स्टेटमेंट से भी बचना चाहिए। अगर हम ये स्टेप्स फॉलो करते हैं तो हम कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट यानी तामीराती कॉन्फ्लिक्ट को इंगेज कर सकते हैं और अपनी रिलेशनशिप्स में डीप अंडरस्टैंडिंग और कनेक्शंस को अचीव कर सकते हैं। मार्क के वर्दीनेस वाउंड्स तब एक्टिवेट हुए जब ट्रॉय ने स्पेंडिंग कटबैक के बारे में बात की, यानी उसके गुजरे हुए वक्त के बारे में। तो मार्क को लगता था कि ये फिर से एक क्रिटिसिज्म है जिससे उसे अनवर्दी ऑफ लव फील होता है। बजाय इसके कि वो अपने वाउंड्स को एक्नॉलेज करता और अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट करता, वो जस्ट शट डाउन हो गया। लेकिन जब उन्होंने फाइनली इमोशनल नीड्स के सब्जेक्ट पे बात की तो चीज़ें कुछ इम्प्रूव हुई। अगर आप नेक्स्ट टाइम एक कॉन्फ्लिक्ट में हैं तो इमोशनल वाउंड्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें जो दोनों पार्टनर्स के लिए एक्टिवेट हो रहे होते हैं। सोचिए कि कभी आपने शट डाउन किया था या फिर किसी और ने आपको स्टोन वॉल्ड किया था, यानी आप में अपनी इन्वॉल्वमेंट को जाहिर नहीं किया था, और देखें कि क्या डीपर इमोशनल नीड या वाउंड प्ले कर रहे होते हैं। अगर हम अपनी इमोशनल नीड्स को रिकॉग्नाइज करें और कम्युनिकेट करें तो हम अपने रिलेशनशिप्स में डीप अंडरस्टैंडिंग और कनेक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट नेविगेशन के लिए हमें ये रिकॉग्नाइज करना भी हेल्पफुल है कि हर कंप्लेंट के पीछे एक डीप पर्सनल आरज़ू होती है। बजाय इसके हम क्रिटिसिज्म पे फोकस करें, हमें अपने इमोशनल नीड्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए। आप अपने पार्टनर से कुछ ऐसा कह सकते हैं जैसा कि मुझे आपके लिए इम्पोर्टेंट फील होना है या फिर मुझे कंसीडर किया जाना है। इससे आप अंडरस्टैंडिंग
और हीलिंग की तरफ मूव कर जाएंगे। और याद रखिए कि कॉन्फ्लिक्ट में नेविगेट करना मुश्किल होता है जब आप उसमें हैं। अपनी इमोशनल वाउंड्स को आइडेंटिफाई और वर्क करने की प्रैक्टिस करें जब आप कॉन्फ्लिक्ट में नहीं हैं, ताकि जब ये आपके साथ हो तो आप इसके लिए प्रिपेयर हों। और याद रखिए कि दूसरे पर्सन के भी वाउंड्स होते हैं, आपको उसकी इमोशनल नीड्स का भी ख्याल रखना है और आप उसकी इमोशनल स्ट्रगल्स को एक्नॉलेज करके आप उससे काइंडनेस शो कर सकते हैं। और शऊरी तौर पर एड्रेसिंग कॉन्फ्लिक्ट के साथ कनेक्ट करके आप अपनी रिलेशनशिप्स में डीप अंडरस्टैंडिंग और कनेक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं और अपने प्यारों के साथ बहुत ही मजबूत बॉन्ड्स बना सकते हैं। क्या कभी आप सिचुएशन में थे जहां आपने जज्बाती तौर पर रिएक्ट किया और फिर उसे रिग्रेट किया, फिर आपको उस पर पछतावा हुआ? ये कॉमन एक्सपीरियंस है, लेकिन इससे बचने का एक तरीका है, इसे रिस्पेक्टिंग द पॉज कहते हैं। इसका मतलब है कि आप किसी भी सिचुएशन या स्टिमुलस के बाद रिस्पॉन्ड करने से पहले एक मोमेंट लीजिए रिफ्लेक्ट करने के लिए। जैसा कि एक ऑथर विक्टर फ्रैंकल ने कहा था, बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स देयर इज अ स्पेस। In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom. इस स्पेस को इफेक्टिवली यूटिलाइज करने के लिए आपको सेल्फ रेगुलेट करना आना चाहिए। इसके लिए आप वॉक पे जा सकते हैं, कामिंग म्यूजिक सुन सकते हैं, इंटेंशनल ब्रीदिंग कर सकते हैं या फिर किसी ट्रस्टेड पर्सन से हग कर सकते हैं। ट्रिगरिंग सिचुएशन का रिस्पॉन्स देने से पहले आप खुद से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसा कि इसमें क्या फेमिलियर है, मैं नॉर्मली कैसा रिस्पॉन्ड करता हूँ, क्या एक शिफ्ट है जो मैं साइकिल से स्टेप आउट करने के लिए कर सकता हूँ। आप माइंडफुल डिसीजन मेकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें आप इम्पल्सिविटी से बच सकते हैं, यानी जज्बातियत से बच सकते हैं और एक हेल्दियर और हैप्पियर लाइफ के लिए अपनी ग्रोथ और फ्रीडम के रास्ते पर मूव कर सकते हैं। एक पॉज लेने से पहले खुद को स्पेस देते हैं कि कौन सा वाउंड अभी तक रॉ है और इसे हील करने की शुरुआत कर सकते हैं। आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि पास्ट सिचुएशन में आप क्या डिफरेंट करते और उन एक्सपीरियंसेस से आपने क्या लर्न किया। जितना ज़्यादा आप पॉज को रिस्पेक्ट करेंगे उतना ही बेहतर यूटिलाइजेशन करने में होंगे। एक बात जो ध्यान में रखना ज़रूरी है कि किसी सिचुएशन का रिस्पॉन्स देने के वक्त पीस और सफरिंग के बीच की चॉइस हमेशा ईजी नहीं होती, स्पेशली अगर आप किसी ओल्ड वाउंड को हील कर रहे हैं। कभी कभी पीस को चूज़ करना ऑथेंटिसिटी चूज़ करना है, चाहे रिजेक्शन का रिस्क भी हो, लेकिन अपने डिसीजंस के लिए अवेयरनेस लेना फर्स्ट स्टेप है। क्या है कि आप अपने अंदर ट्यून इन करें और आइडेंटिफाई करें कि आप कौन सा चूज़ कर रहे हैं और क्यों चूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करें कि आप हमेशा अपने रिलेशनशिप्स में बाउंड्रीज सेट करने में स्ट्रगल करते हैं। पहले आप इन चीज़ों के लिए एग्री कर देते थे जो आप नहीं करना चाहते थे, सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए और पीस को मेंटेन करने के लिए। अब आप हीलिंग और अपनी इंटरेक्शंस में ऑथेंटिक होने पे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने वाउंड्स को हील करना चाहते हैं। इसमें आपको अपने क्लोज फ्रेंड्स को ये बोलना शामिल हो सकता है कि आप उनकी फेवर में हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अपने लिए एक बहुत ज़रूरी सेल्फ केयर का प्लान बना लिया है। बाय रिस्पेक्टिंग द पॉज एंड ट्यूनिंग इनटू योरसेल्फ, आप माइंडफुल डिसीजंस ले सकते हैं और अपनी हीलिंग और ग्रोथ जर्नी पे मूव कर सकते हैं। इस सिनेरियो में पीस को चूज करना ऑथेंटिसिटी के थ्रू कुछ टेंशन या मायूसी क्रिएट कर सकता है। आपका फ्रेंड लेट डाउन फील कर सकता है या अपसेट भी हो सकता है, लेकिन खुद के साथ ऑथेंटिक सच होना और अपनी बाउंड्रीज के थ्रू आप टेम्परेरी डिस्कम्फर्ट की बजाय अपनी वेल बीइंग और ग्रोथ को अहमियत दे सकते हैं। ये चॉइस डिफ़िकल्ट हो सकती है, लेकिन आपके हीलिंग प्रोसेस के लिए ये बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप अपने डिसीजंस के लिए अवेयरनेस लेते हैं और अपनी मोटिवेशंस में ट्यून इन करते हैं, आप ज़्यादा बेहतर होंगे कि आप किस बात से डर कर ये कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने की डिज़ायर चूज़ कर रहे हैं और किस बात पे ऑथेंटिक एक्शन ले रहे हैं। टाइम के साथ ये सेल्फ अवेयरनेस आपको एम्पावर करेगी, आपको कुव्वत देगी कि आप अपनी ओवरऑल वेल बीइंग कंट्रीब्यूट करने वाली चॉइसेस ले सकते हैं और अपनी हीलिंग जर्नी को सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वो चॉइसेस आपके लिए आसान हो या फिर कंफर्टेबल ना हो। आपका हीलिंग वर्क प्रोग्रेस में है
और उसे आपके साथ होने वाले ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के लिए स्पेस क्रिएट करना ज़रूरी है। लेकिन अपनी हीलिंग में पार्टिसिपेट करना ही सबसे ब्यूटीफुल वर्क है जो एग्जिस्ट करता है। ज़िंदगी एक जर्नी है जिसमें चैलेंजेस भरे हैं और जो अक्सर हमसे डिमांड करते हैं कि हम अपनी रूट्स को एक्सप्लोर करें और अपनी फैमिली सिस्टम्स को का मुआयना करें और पर्सनल ग्रोथ और हीलिंग के लिए अपनी ओरिजिन स्टोरीज को समझना और अनरिजॉल्व्ड इमोशनल वाउंड्स को एक्नॉलेज करने से हम सेल्फ डिस्कवरी और ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं। ये ज़रूरी है कि हम ओपन हों और टूल्स जैसे जर्नलिंग को यूज़ करके पास्ट और प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस में इंसाइट गेन कर सकते हैं। इमोशनल वाउंड्स को हील करना, जैसा कि फीलिंग ऑफ अनवर्दीनेस, ओरिजिन हीलिंग प्रैक्टिस को अपना कर किया जा सकता है। इसमें नेमिंग द वाउंड्स को नेम देना, विटनेस और ऑनर करना, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ के लॉस पर मायूस होना यानी गरीव करना और न्यू बिहेवियर्स और चॉइसेस के लिए पिवट करना शामिल है। याद रखिए कि अपनी हीलिंग में पार्टिसिपेट करना एक बहुत ही ब्यूटीफुल और ऑनगोइंग प्रोसेस है। यहीं पर हमारी बुक ओरिजिन्स ऑफ यू की समरी ख़त्म होती है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। इस बुक में हमने देखा कि हम अपने चाइल्डहुड के वाउंड्स, तल्ख़ हकीकतों को कैसे हील कर सकते हैं और अपनी एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ की इब्तिदा कर सकते हैं। हमने देखा कि बहुत से ऐसे स्टेप्स बताए गए हैं कि जिनको यूटिलाइज करके हम अपने और अपने प्यारों के दरमियान बहुत ही एक मजबूत बॉन्ड को क्रिएट कर सकते हैं।